गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया था। जो सब्जेक्ट था वो था फार्मेसी प्रैक्टिस। जी, इसमें जो है हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने देख भी लिया होगा, है ना। अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और हमने उसमें जो कवर किया था टॉपिक वो था हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। और आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल और हॉस्पिटल फार्मेसी कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें सिमिलर भी हैं। तो ये चीज़ें हम लोग वीडियो लेक्चर में क्लियरिफाई करेंगे प्रॉपर, और आप लोग पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा, जिससे आपको पूरी अच्छे से चीज़ें कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो पाएंगी, है ना। ठीक है, तो वीडियो आज भी थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन कंपेयर टू हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इज सम टॉपिक्स इज लेस, सो इट्स वीडियो इज लेस ड्यूरेशन। ओके, ये वीडियो जो है कम समय लेगा। ठीक है, देखते हैं। डिफिनीशन है, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लोकेशन है, लेआउट एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। यानी कि टॉपिक्स अगर काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन ये एक ही है लगभग। तो 7 टॉपिक्स हैं आपके टोटली आज। तो अगर 7 टॉपिक्स पे हम अगर 5-5 मिनट का रेशियो लगाते हैं तो 35 मिनट, यानी कि लगभग 40 मिनट का वीडियो ये होने वाला है। ठीक है ब्रदर, तो चलिए बने रहिए आप लोग पीसी फार्मा के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा सा कर दिया करिए, और कमेंट भी जरूर करिए आप लोग कि क्या है, कैसे है, आपको अच्छा लगा क्या चीज़ें, तो आप ज़रूर बताइए। ठीक है ना, और कुछ गड़बड़ भी है तो वो भी बताइए, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये नोट्स मैंने पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होता है तो मैं नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, ताकि एक एक चैप्टर का अपलोड करने में दिक्कत ये है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करना पड़ेगा। तो एक ही बार में जस्ट एक हफ्ता मैंने बोला था कि 1 वीक में मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो कंप्लीट होते ही मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आप तब तक वीडियो एंजॉय करिए और प्रॉपर देखते रहिए, समझते रहिए, और रफ कॉपी पेन वगैरह लेके बैठिए, लिखते रहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए, और कमेंट्स जरूर करिएगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखते हैं, पहली चीज़ है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। मेन जो हेडलाइन है इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, यूनिट 1 पार्ट बी है। ठीक है ना, तो डिफिनीशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। आखिर हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या सीन है। आपने हॉस्पिटल पढ़ा था, तो हॉस्पिटल को बोलते थे हम लोग क्या, हॉस्पिटल इज अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन विच द डिजीज्ड या फिर हेल्थ केयर सर्विस आर गिवेन या डिजीज आर क्योर्ड बाय द हेल्प ऑफ मेडिकल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड प्रोफेशनल ट्रेंड पर्सन्स। ये चीज़ें थी हॉस्पिटल। आप कैसे भी लिखिए, प्रॉपर बस मीन निकलना चाहिए। तो वैसे हॉस्पिटल फार्मेसी की बात हो रही है, तो आपको हॉस्पिटल के बारे में पता है कि एक ऐसी स्थान है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे चीज़ें ट्रीटमेंट वगैरह की जाती है। तो फार्मेसी का क्या मतलब है, फार्मेसी आप जानते हैं जहाँ पे दवाइयों का भंडार हो, दवा हो, ऐसी जगह हो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का एक ऐसा लोकेशन हो, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है अगर ऐसे, तो हॉस्पिटल में यहाँ ढेर सारी, यहाँ पे मान लीजिए बेड है, यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, यहाँ पे पार्किंग है, ये चीज़ें होती हैं ना ऐसे, यहाँ पे टॉयलेट रूम है, ऐसे सब चीज़ें रहती हैं, प्रॉपर ऑपरेशन रूम है ना। तो यहीं पे एक जगह पे क्या रहेगा, हॉस्पिटल फार्मेसी भी रहेगी। हॉस्पिटल फार्मेसी HP, है ना। हमार पावर बोलने जा रहे हैं, सॉरी हॉस्पिटल फार्मेसी, है ना। तो ऐसे ही बस यही चीज़ समझनी है कि इन अ हॉस्पिटल दोज प्लेस वेयर द ड्रग आर स्टोर्ड, प्रिपेयर्ड, डिस्पेंस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज अ हॉस्पिटल फार्मेसी। एक ऐसी जगह जहाँ पे दवाई जो स्टोर्ड रहे, प्रिपेयर्ड की जाए, डिस्पेंस की जाए, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, बांट दिया जाए लोगों में कि भैया देखिए ये दवाई है, खाइए पीजिए, तो उसी को हॉस्पिटल फार्मेसी बोल देते हैं। आप जनरली ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें, मैं बताया था आपको पहले वीडियो लेक्चर में ही कि आप बहुत सी चीज़ें जानते भी हैं, लेकिन हम बस डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रॉपर लिख पाएँ उसे, पेपर में एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाएँ, वही बस मेन मैटर है। चलिए, तो देखिए इसमें क्या लिखे हैं हमने, इट डिफाइंड एज द
इज अ एरिया इन हॉस्पिटल इन विच रिसीविंग स्टोरिंग डिस्पेंसिंग ड्रग मेडिसिन टू द पेशेंट इज नोन एज अ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी एरिया है, एक ऐसी जगह है हॉस्पिटल में जहाँ पे रिसीव किया जाता है, स्टोर किया जाता है और डिस्पेंस किया जाता है ड्रग या मेडिसिन को। रिसीव का मतलब है कि बाहर से लाया भी जाता है, स्टोर भी किया जाता है, और डिस्पेंस ड्रग या मेडिसिन। डिस्पेंस का मतलब वही है कि प्रेस्क्रिप्शन मिला। जो प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रेस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ ए लेटर, ऐसे आप बोल सकते हैं, या फिर मेडिसिन लेटर्स बाय द फिजिशियंस, या फिर उसी को डॉक्यूमेंट्री भी बोलते हैं। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यूमेंट रिटन बाय द फार्मासिस्ट, रिटन बाय द फिजिशियन फॉर फार्मासिस्ट। तो वो प्रेस्क्रिप्शन होता है। तो प्रेस्क्रिप्शन के जब मिलता है तो उसमें ढेर सारी दवाइयाँ मेंशन रहती हैं, तो उसी को डिस्पेंसिंग करते हैं हम। ढेर सारी दवाइयों को इकट्ठा करके फिर देते हैं पेशेंट को कि लीजिए भैया आप इसको अप्लीकेबल करिए और आपको यूज़फुल होगा, है ना, ये चीज़ है। और सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ जो है खराश की वजह से इधर उधर हो जा रही है। सॉरी, प्लीज़ थोड़ी सी मैनेज करिएगा, ठीक हो जाएगा। गर्म पानी वगैरह पी लेंगे तो समझ के बाद आप कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब चीज़ें की जाती हैं, उसी को हम हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। और करके फिर हमने लिखा है द डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड द हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक आर्ट प्रैक्टिस प्रोफेशंस ऑफ चूजिंग प्रिपेयरिंग स्टोरिंग कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइस एडवाइजिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट ऑन देयर सेफ इफेक्टिव एफिशिएंट यूज़। एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी जगह होती है हॉस्पिटल में जहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि उस दवाइयों को बनाना है, प्रैक्टिस करना है, कैसे क्या मच बेटर अच्छे से हम दवाई दे पाएँ। प्रोफेशन ऑफ चूजिंग, वहाँ पे प्रोफेशन ऑफ चूजिंग है कि मतलब आप कौन सी कैटेगरी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव के पद पे रहेंगे, या फिर आप कंपाउंडिंग करेंगे, आप डिस्पेंसिंग करेंगे, या फिर अकाउंटिंग करेंगे, रिसीविंग करेंगे, है ना, अलग अलग चीज़ें। तो प्रिपेयरिंग, दवाई का प्रिपेयर करना यानी प्रॉपर क्या क्या मिलाना है, क्या चीज़ें कौन सी देनी है, खुराक बनाना। स्टोरिंग, स्टोर करना दवाई को। कंपाउंडिंग है ना, इकट्ठा करना दवाई को। डिस्पेंसिंग, वही फिर जब इकट्ठा हो जाए दवाई जो भी प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार है, उसके बाद उसको दे देना पेशेंट को जो सफ़र कर रहा है किसी भी बीमारी से। एंड मेडिसिन डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस एडवाइजिंग हेल्थ केयर प्रोफेशंस। मेडिकल डिवाइसेस जैसे स्फेगमोमीटर है, थर्मोमीटर है, और भी कैथेटर्स हैं, ये सब इक्विपमेंट्स को भी प्रोवाइड करवाना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल का मतलब क्या है? डॉक्टर्स वगैरह को, और पेशेंट को इफेक्टिव और उपयोगी हो पाए ये सब चीज़ें। तो ठीक है, आप सिंपली बस जानते रहिए भैया ये ऊपर वाला कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम डिस्पेंसिंग स्टोरिंग ये सब करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। फंक्शंस क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी के वो देखते हैं। तो एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर कर रहे हैं। देखिए पहली चीज़ आपने क्लियर कर लिया, डिफिनीसन हो गया। अब फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो आज थोड़े से छोटे टॉपिक्स हैं और छोटा चैप्टर ये होने वाला है। पहला वीडियो लेक्चर तो 1 घंटे का हो गया था, लेकिन हाँ फुल टॉपिक्स उसमें कवर हैं, आप जरूर देखिएगा। देखिए फंक्शंस में क्या है, वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय हॉस्पिटल फार्मेसी आर एज। ढेर सारी कार्य जो है परफॉर्म किए जाते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के द्वारा। जैसे कि पहला है इट प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर द परचेज ऑफ ड्रग। ये हमें देता है उपयुक्त दवाई को खरीदने का एक तरीका देता है, या फिर यहाँ पे खरीदा जा सकता है। जैसे कि केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन एक्सेट्रा। यहाँ पे केमिकल, बायोलॉजिकल ये सब जो है, केमिकली आप जानते ही हैं जो जैसे अब HCl है, चाहे कोई भी दवाई है। बायोलॉजिकल का मतलब है वही सब सीरम उरम ये सब चीज़ें हैं। फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, डायरेक्ट दवाई बना के आती हैं कंपनी से, है ना, जैसे पैरासीटामॉल है या फिर नीमोसलाइड पैरासीटामॉल है जो कि कॉम्बिनेशन है दवाई का। ओके ब्रदर। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है इट प्रोवाइड प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ ड्रग। हॉस्पिटल फार्मेसी की वजह से है जो प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ ड्रग, दवाइयों का अच्छे तरीके से स्टोरिंग हो पाता है। तीसरा पॉइंट है इट प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग। इसके द्वारा जो पेशेंट काउंसलिंग भी किया जाता है। पेशेंट काउंसलिंग का मतलब है कि पेशेंट से पूछताछ करना, उसको प्रॉपरली सब चीज़ें समझाना, दवाई से संबंधित ये सब बातें की जाती है ना फार्मेसी के द्वारा। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मेसी में आपने भी किया है, अगर जो प्रैक्टिस वगैरह इंटर्नशिप वगैरह थोड़ा बहुत किए हैं तो, है ना, ये ही है। अगला पॉइंट है इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द सप्लाई डिस्पेंस्ड। ये सब हॉस्पिटल फार्मेसी में सभी दवाइयों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है जो डिस्पेंस्ड किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीक़ों से रखा जा सकता है। एक अब ई प्रेस्क्रिप्शन भी चल रहा है। ई प्रेस्क्रिप्शन तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर पे ही सब चीज़ें फीड होती हैं और कंप्यूटर पे ही डॉक्टर जो है आपको
प्रेस्क्रिप्शन लिख के भेजेंगे फार्मासिस्ट को और वो प्रॉपरली वहाँ से डिस्पेंस करके दवाइयों को दिलवा देंगे। और जब वो ऐसे हो जाता है ना तो इस प्रेस्क्रिप्शन जो है पड़ा भी रहता है कंप्यूटर में डाटा बेस्ड पे, तो यही ई प्रेस्क्रिप्शन कहलाता है, मॉडर्न प्रेस्क्रिप्शन मेथड। समझ गए बात? कंप्यूटर वगैरह के यूज़ से जो चीज़ें की जाती हैं उसे ई प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ये सब रिकॉर्ड जो है आप मैनुअली भी रखते हैं, मतलब हाथ से लिख के भी, और उसमें कंप्यूटर में भी फीड करते हैं। अगला है 5वां, इन इट डिस्पेंसिंग स्टेलाइजेशन पेरेंटल प्रिपरेशन अकर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें जो है हॉस्पिटल फार्मेसी में डिस्पेंसिंग तो होता ही है, स्टेलाइजेशन भी किया जाता है पेरेंटल प्रिपरेशन का। पेरेंटल वही जो इंजेक्शन वगैरह लगता है, तो आपने देखा है कि सस्पेंशन वगैरह बनाया जाता है। सस्पेंशन वही जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन रहता है, बहुत सा आप एमॉक्सिसिलिन का देखे होंगे, है ना, मोनोसेप में आता है, सिफिटोक्सीम आता है, ये सब, तो उसको आप डिस्टिल वाटर में इन सब में मिक्सअप किया जाता है। ये सब चीज़ें फार्मेसी में ही हो पाता है, हॉस्पिटल फार्मेसी में, ठीक है ना। चलिए अब अगला 6ठा पॉइंट है, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग आर एज पर द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल स्टाफ टू द हॉस्पिटल्स। दवाइयों का डिस्पेंसिंग जो है प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार जो है किया जाता है, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी में संभव है या किया जाता है। 7वां पॉइंट है, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फंक्शन इज ऑलवेज फुलफिल द डिमांड ऑफ ड्रग्स। एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम हॉस्पिटल फार्मेसी का ये भी है कि वो हमेशा दवाइयों का, डिवाइसेस का जो है जितनी ज़रूरत है उतनी वो पूरा करते हैं, फुलफिल। अब ऐसा तो है नहीं भैया ऑपरेशन हो रहा है हॉस्पिटल में, भैया अब वहाँ पे स्टिचिंग करने की, टाका मारने की जो धागा है, सुई है, ये सब चीज़ें ना हो, है ना, कैथेटर ना हो, ऑपरेशन हो रहा है, आदमी का यूरिन कैसे निकलेगा भाई। कैथेटर लगाने का ऑपरेशन के दौरान ये मेन मैटर होता है ना कि बॉडी मूवमेंट ना करें, नहीं तो जो स्टिचिंग की गई है, जो टाके वगैरह लगाए गए हैं ऐसे, तो वो तुरंत तनाव के कारण खुल जाएंगे, तो अब वो ना हो। तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है कि हाँ रिकॉर्ड बनाना, कौन कौन सी चीज़ें, इक्विपमेंट, मेडिसिन्स प्रॉपर ये सब हैं या नहीं हैं, तो उसको रखना, तो ये भाई ज़रूर सही में जिम्मेदारी का काम तो है, हॉस्पिटल फार्मेसी के द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है ना। दवाइयाँ हैं ढेर सारी, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, चाहे किसी को भी ऐसे इमरजेंसी केस में कोई आया है व्यक्ति, तो उसको बीपी लो हो गया है, तो कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें, ये सब है ना मैटर। किसी का बीपी बहुत बढ़ा हुआ है तो कम करना, समझ पा रहे बात। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए बोला जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल फंक्शन, बहुत ये जिम्मेदारी के काम है भैया। 8वां है, इट इज़ द रिकमेंडेशन ऑफ फार्मेसी या फिर थेराप्यूटिक कमिटी रिलेटेड टू ड्रग या फार्माकोविजिलेंस एक्सेट्रा। और देखिए यहाँ पे एक ये भी चीज़ें काम है फार्मेसी का या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी का कि वो थेराप्यूटिक कमिटी को फैक्ट भी देते हैं कि देखिए ये दवाइयाँ जो है हार्मफुल हो रही हैं, ये दवाइयाँ दिक्कत कर रही हैं, इन दवाइयों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन डोज और थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो बहुत बेटर होगा। तो ये सब चीज़ें भी हॉस्पिटल फार्मेसी के द्वारा की जाती है। ओके ब्रदर, तो आपने डिफिनीसन कवर किया अभी, डिफिनीसन एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब तीसरा पॉइंट जो आता है, टॉपिक आता है, उसको हम देखेंगे। तो ऐसे फटाफट करके हम लोग एक एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, है ना। अब देखिए तीसरा टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो ये फार्मेसी होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी, उसका ऑर्गेनाइजेशनल संगठन के रूप में स्ट्रक्चर कैसा होता है। और दूसरा आएगा लोकेशन लेआउट। तो लोकेशन लेआउट में, लोकेशन में जगह का, हॉस्पिटल, पूरा हॉस्पिटल अगर बना हुआ है, जैसे हमने ये अभी हॉस्पिटल को ऐसे समझने के लिए हम लोगों ने बनाया था, तो इसमें आखिर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर पे, आगे इंट्री वाले पोर्शन में या एग्जिट पोर्शन पे कहाँ पे रहना चाहिए, ये सब लोकेशन के दौरान आएगा। लेआउट का मतलब होता है कि बनावट, हॉस्पिटल फार्मेसी की एक्चुअल में बनावट कैसी होनी चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए, है ना। तो ये लेआउट आ जाता है। तो हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी संगठन, कौन कौन से लोग मिले रहते हैं या फिर उनसे मिलके ही हॉस्पिटल फार्मेसी प्रॉपरली बन पाता है। अब ये देखिए, समझिए बात को, हॉस्पिटल फार्मेसी हमको लग रहा है इतना लेंथी बात बताई जा रही है, सही बात है। हमने जो फार्मेसी देखे हैं तो ऐसा ही देखे कि एक रूम है 10 बाई 10 का, उसमें कुर्सी रख लिया, एक फ्रिज रख लिया और प्रॉपर कुछ दवाइयाँ रख ली, तो वो फार्मेसी हो गया। तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन करने में काम और अच्छे से करने में काम दोनों अंतर अलग अलग चीज़ें हैं ना, अंतर होती है। तो ये क्राइटेरिया सेटेड है, उसके हिसाब से जब काम करते हैं तो हम लोग इस बुक के द्वारा वो चीज़ें पढ़ पा रहे हैं। मैंने कल ही बताया था कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं आपको बेसिकली बहुत सी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करवाएंगी फील्ड के लिए, आप बेटर हो पाएंगे, मच बेटर, है ना। ओके,
क्योंकि हम उस तरीके से तो नॉलेज नहीं ले पाते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई पास होना है चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो बाध्य है हम इसी बहाने कुछ ना कुछ नया और अच्छा सीख भी लेते हैं। आप सहमत हैं तो कमेंट में जरूर यस लिखिए। ओके, चलिए देखिए क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब हॉस्पिटल फार्मेसी का जो संगठन है या बनावट है कैसा है भैया, देखते हैं कौन कौन से लोगों से मिलके बना हुआ है ये सब चीज़ें। तो देखते हैं द हॉस्पिटल फार्मेसी हैज़ वेरियस डिवीजन लाइक कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, सेंट्रल स्टेराइल, रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइब्रेरी। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, उसमें ढेर सारी बंटवारे हुए हैं। जैसे कि कंपाउंडिंग करने के लिए, दवाइयों को इकट्ठा करने के लिए, जैसे इधर पैरासीटामॉल है, इधर ओमेप्राजोल है, गैस की दवाई है ना, ये सब चीज़ें, इधर वोमिटिंग की दवाई है, सबको इकट्ठा करके हम प्रॉपर देंगे, किसी को इलेक्ट्रॉल भी साथ में, तो ये सब दवाइयाँ हो गई ना ढेर सारी, तो उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं ब्रदर। डिस्पेंसिंग क्या है, जब ये सब चीज़ें कंपाउंडिंग हो जाती है दवाइयाँ इकट्ठा, तो वही डिस्पेंस करके प्रॉपरली पेशेंट को दी जाती है, तो डिस्पेंसिंग कहलाती है। और प्रोडक्शन वही मेन मैटर है कि दवाइयों का इकट्ठा करना। अब यहाँ पे इंडस्ट्री थोड़ी है कि हम बनाएंगे दवाई को। क्वालिटी कंट्रोल यानी कि चेक भी किया जाता है कि भाई जो दे रहे हो सही दे रहे हो ना, डैमेजिंग तो नहीं है, जल्दीबाजी में दे दिए, है ना, ये सब चीज़ें। सेंट्रल स्टेराइल एरिया भी रहेगा फार्मेसी में, ताकि वहाँ पे चीज़ें मैनेज की जा सके। मैनेज करने का क्या मतलब है कि ताकि हम 100% जो है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स रख पाएँ प्रोडक्ट्स को अपने। रिसर्च, हम कुछ रिसर्च भी करते हैं दवाइयों का, एक्शंस का, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। एजुकेशन, आप एजुकेशन का मतलब वही है, सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सब चीज़ें बताते भी हैं। ट्रेनिंग जो इंटर्नशिप हम लोगों की चलती है जैसे। एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव भी रहते हैं जो जिनके अंडर में सब चीज़ें चलती हैं, जिनके सुपरविज़न में। लाइब्रेरी, इसके अंडर में लाइब्रेरी भी रहती है, जैसे फार्माकोलॉजी वगैरह की बुक रखी जाती है, ताकि थोड़ी बहुत कोई दिक्कतें हो तो देखी जा सके। एडवर्स इफेक्ट वगैरह है ना, मैकेनिज्म एक्शन, एडवर्स इफेक्ट। आप यथासंभव तो बात सही है कि आपकी कि कहीं ना कहीं हमें सब चीज़ें याद होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है पढ़ना, उसमें गलत क्या है। आप कन्फ्यूज़न के मारे गलत काम करने से अच्छा है आप श्योरिटी ले लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार चीज़ों को देख लीजिए, तो लाइब्रेरी भी रहेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है प्रॉपरली। तो इसको देखती है यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है और असिस्टेंट ऑफ चीफ फार्मासिस्ट। आप कहेंगे एरो ये ऊपर के पोर्शन में क्यों है, इसका रीज़न ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो रहेंगे, ठीक है, एक व्यक्ति रहेगा, तो उसके अंडर में जो काम करेंगे चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट गिव ऑल रिपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए ये देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को सभी रिपोर्ट्स, क्या काम चल रहा है, क्या कैसे है, एडमिनिस्ट्रेटर सब चीज़ें इनको भाई रूल रेगुलेशन में रखता है। फिर यहाँ पे असिस्टेंट ऑफ चीफ फार्मासिस्ट के असिस्टेंट कुछ होते हैं जो कि हेल्प या फिर असिस्ट टू द चीफ फार्मासिस्ट, है ना, ये असिस्ट करते हैं या फिर सहायता करते हैं चीफ फार्मासिस्ट की। तो ये रिलेटेबल हैं या फिर एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो इसलिए एरो जो है ऊपर की तरफ दिखाया गया। ये इनको मदद करते हैं, ये इनको मदद करते हैं। समझ गए बात को आप? चलिए, तो इसका अगर प्रॉपरली और ज़्यादा आपको बनाना रहे चीज़ें, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ये फॉर्मेट है पूरी तरीके से अच्छे से, है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग क्या है कैसे है। चलिए देखते हैं। सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और असिस्टेंट, ये चीज़ें। लेकिन थोड़ी सी अगर बड़े क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर में, 7 नंबर में, तो ये आप थोड़ा सा लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो देख लीजिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इनके अंडर में कौन कौन चीज़ें हैं भैया और कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे क्या है, सब चीज़ें समझ लेते हैं हम। आप लोग कॉपी पेन वगैरह थोड़ा सा लेके बैठिए, आप जो टॉपिक्स कवर हो जा रहे हैं उसको लिखते जाइए, तो ऐसे हमें ब्रेन को सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने 2 टॉपिक पढ़ लिए, 3 टॉपिक पढ़ लिए। समझ रहे हैं ना बात को? ये चीज़ें हैं मेन मैटर कॉपी पेन लेके बैठने का। देखिए इसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर तो रहेंगे भैया हॉस्पिटल के सबसे सीनियर, जो कि जिनके अंडर में पूरी चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी। समझ पा रहे बात? जैसे कॉलेज में ही टीचर रहते हैं, फिर प्रिंसिपल रहते हैं, प्रिंसिपल के बाद डायरेक्टर, मैनेजर, चेयरमैन, ये सब है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग लोग। तो टीचर जो है उनको रिपोर्ट करेगा यहाँ सब चीज़ सही चल रही है, क्या कैसे है सिलेबस, या कब चीज़ें अरे सेशनल करवाना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा सजेशन करेंगे ना कि हाँ भैया। तो उसके बाद प्रिंसिपल अपने ऊपर, तो ऐसे चीज़ें हैं। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि मेन हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर भी एक रहेंगे, जिनके अंदर में सब लोग काम करेंगे।
देखिए पहली चीज़ क्या लिखा है, कमिटी ऑफ हेड डिपार्टमेंट, कमिटी ऑफ हेड डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे एक कमिटी ऐसी भी रहेगी कि जो डिपार्टमेंट में सबसे हेड रहेगी, एक ऐसी कमिटी। अब भाई हॉस्पिटल बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एक कमिटी ऐसी रहेगी, ठीक है। अब उसी में ये सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही फॉर्मेट है पूरा, एक यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये नहीं कि किसी के अंडर में ये आ रहे हैं, ऐसे नहीं, मेन यही है और फिर उसके बाद सब बनाया गया है सीक्वेंस। चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल के एक मुख्य फार्मासिस्ट रहेंगे जिनके अंडर में ढेर सारे लोग काम करेंगे, है ना, ओके। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, यहाँ पे फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी एक रहेगी। इसका सेंस ये होता है कि ये फार्मेसी से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, जो भी चीज़ें बातें हैं वो शेयर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर को, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईमेल वगैरह कर सकता है आप कंपनीज़ को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि देखिए ऐसी चीज़ें हैं, ये करिए या फिर ना करिए, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट होने के नाते ये फर्ज तो बनता है भैया देखिए ये चीज़ें अपडेट करनी चाहिए, ऐसे है ये दिक्कतें आ रही हैं। समझ पा रहे बात को आप? अब देखिए दूसरी लाइन में चीज़ें लिखिए कि अब इन सब के बाद क्या चीज़ें बनी होनी चाहिए या फिर क्या व्यवस्था होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। असिस्टेंट चीफ फार्मासिस्ट, असिस्टेंट चीफ फार्मासिस्ट। अब चीफ फार्मासिस्ट यहाँ थे तो असिस्टेंट इनके अंडर में जो इनके सहायता करे काम को प्रॉपर करने होने में। फिर सेक्रेटरी है, और ये सेक्रेटरी का काम होता है ना भैया, जो फ़ोन कॉल वगैरह रिसीव करें, जैसे कि आप अगर यहाँ पे बना देते हैं ऐसे, ये यहाँ पे स्टोर है दवाई की, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, यहाँ पे रिसीविंग हो रही है, यहीं पे एक सेक्रेटरी भी रहेंगे जो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट वगैरह देखेंगे, और ये फ़ोन कॉल वगैरह रिसीव करते हैं डॉक्टर्स के, ये सब जो है सेक्रेटरी के तौर पे। तो चीफ फार्मासिस्ट या फिर असिस्टेंट फार्मासिस्ट से जो भी कंसल्ट करना है या फिर उनसे कनेक्ट करवाना है तो वो करवाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें एक व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है ना कि अगले आदमी क्या कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है फ़ोन करेंगे तो दिक्कत होगी थोड़ी सी ड्यूटी टाइम में, तो इसलिए सेक्रेटरी है प्रॉपर, ये आपको फ़ोन कॉल वगैरह करेंगे कि हाँ फ्री है कि नहीं है, अच्छा ज़रूरी बात है, ठीक है मैं करवाती हूँ या करवाता हूँ, है ना। तो ये सेक्रेटरी का रोल है। आप उसके बाद है स्टाफ फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, फार्मेसी हेल्पर्स। स्टाफ फार्मासिस्ट जो फार्मासिस्ट स्टाफ रहेंगे, जो जैसे ट्रेनिंग के स्टाफ हैं और भी ढेर सारे जो है हेल्पर। टेक्नीशियंस, आप ये जो बताया जा रहा है ना, इसको एज्यूम करिए पीजीआई एम्स में। अब हम लोग छोटे नॉर्मल हॉस्पिटल्स में इतना तो नहीं देख सकते, लेकिन ये एम्स वगैरह की आप बात समझिए, इसमें हम इमेजिन करना है हमको। फार्मेसी हेल्पर्स रहेंगे, टेक्नीशियंस रहेंगे, दवाई वगैरह के टेक्नीशियन है, इक्विपमेंट वगैरह कोई दिक्कत है, ये सब चीज़ें प्रॉपरली वो बताएंगे। उसके बाद फार्मेसी स्टूडेंट आएंगे। फार्मेसी स्टूडेंट आप समझिए ट्रेनिंग वाले जो इंटर्नशिप करते हैं, है ना। क्लर्क का क्या रोल है? अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन सेक्रेटरी और क्लर्क समझना हमको। क्लर्क भी डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी भी वही कर रहा है। क्लर्क का क्या मेन रोल है? क्लर्क जी जो है ना, ये ऑफिशियली करते हैं, ये पब्लिकली इंटरेक्ट नहीं करते हैं या इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ये ऑफिशियली वर्क करेंगे, वो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह ये सब चीज़ें करेंगे। लेकिन सेक्रेटरी क्या है, पब्लिकली भी कांटेक्ट में रहेंगे लोगों से, डॉक्टर से, चाहे जो भी मरीज आ रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, पेशेंट, है ना। तो ये डिफरेंस है। क्लर्क जो है ऑफिशियल वर्क मेनली करते हैं और ये भी ऑफिशियल कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिकली कांटेक्ट में भी रहते हैं। समझ गए बात आप? तो अगली चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई सर्विस, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, पेरेंटल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, स्पेशल इंडिकेशन फ्लूइड और अदर डोजेस फॉर्म। पेरेंटल वही जान रहे हैं आप, IVIM ये सब चीज़ें हैं। स्पेशल इंडिकेशन फ्लूइड जो बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे कि सीरम का, अब तो ये भी आपको हो सकता है पता हो कि ब्लड वगैरह आप जो है ना पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, उसको फिर प्रिपेयर करके प्रॉपरली इन्फ्यूज़न के थ्रू जो है बॉडी में पहुंचाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। समझ पा रहे बात? तो ये सब चीज़ें रखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में है जनरल, पर्सनल, परचेज, फार्मेसी स्टोर, अकाउंट, मेंटेनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ढेर सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ये सब चीज़ें गवर्न की जाती हैं या फिर मॉनिटर की जाती है। जनरली जो भी चीज़ें हैं, कोई भी कुछ सामान आया, कोई क्या चीज़ें हैं, मैनेज करना, कौन आया कौन नहीं गया। पर्सनली का मतलब है कि सब चीज़ें देखा जाए, स्टाफ से रिलेटेड चीज़ें देखी जाएंगी कि स्टाफ पर्सनली क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिनका उन रोल वो अपना अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो उनको काम दिया गया है। परचेज, कितनी दवाइयाँ खरीदी जा रही हैं, क्या चीज़ें, इक्विपमेंट वगैरह, वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मॉनिटर करना। फार्मेसी स्टोर,
फार्मेसी स्टोरेज का भी मॉनिटरिंग करना कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्या चीज़ें प्रॉपरली सफाई से रखा गया या नहीं रखा गया, अकाउंट्स, पैसे का लेन देन, ये सब मेंटेनेंस। हॉस्पिटल फार्मेसी में भी तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसमें भी ऐसे पर्सनल क्या बोलते हैं टॉयलेट वगैरह रहेंगे, इन उसमें खाने का एक अलग पोर्शन रहेगा, ये सब चीज़ें मतलब रहेगा ना, तो वो मेंटेनेंस। बनावट जो है कहीं अब ऐसा नहीं है सीलन आने लगे, दवाइयाँ ख़राब हो जाएगी, सब समझ पा रहे बात, तो फिर न्यूज़ आएगा एम्स में हुई भारी लापरवाही, सीलन की वजह से दवाइयाँ हुई ख़राब, ओह, और उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आने से पेशेंटों की हुई मौत। समझ पा रहे बात, तो ये सब चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर में रखा जाता है ना। और सप्लाई सर्विसेज में आउट पेशेंट, इन पेशेंट, क्लिनिक, ओपीडी, इमरजेंसी, इन सब में सप्लाई की जाती है दवाइयों। कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से नारकोटिक्स दवाइयों का भी किया जाता है, लेबलिंग पैकेजिंग भी की जाती है, फार्मूलरी ड्रग्स भी ये भी दिया जाता है, फार्मूलेशन के हिसाब से दवाई को फार्मूलेट करके। जैसे डोज, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जो फिक्स डोज में बन गई हैं लेकिन हमें चाहिए लो डोज में, तो वो फार्मूलेशन भी किया जाता है वहाँ पे। सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई, अब स्टेलाइजेशन यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स का जो प्रोसेस होता है, जो माइक्रोबायोलॉजी में हमने मेनली पढ़ा था, तो ये सब प्रोसेस भी किया जाता है। स्पेशल इंडिकेशन फ्लूइड, स्टेराइल फ्लूइड इक्विपमेंट, इन सब का किया जाता है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर रिसर्च और क्वालिटी कंट्रोल। एजुकेशन ट्रेनिंग में क्या है, फार्मेसी स्टूडेंट को एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टाफ मीटिंग, स्टाफ की भी मीटिंग की जाएगी कि देखिए आज जो है आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में कि शिकायत पेटी ऐसे रखी जाती है ना। तो स्टाफ मीटिंग, अगर मान लीजिए ढेर सारे शिकायत आ रहे हैं, चाहे से डायरेक्टली भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत कर दिया, तो स्टाफ की मीटिंग की जाएगी और उनको प्रॉपर समझाया जाएगा, देखो आप लोग ऐसे जो कर रहे हो काम, ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है ना, लोग शिकायतें कर रही हैं, तो आप अच्छा करिए, काम तो करना ही है, तो थोड़ा सा अच्छे से करिए। तो ये सब चीज़ें मीटिंग करके उनको एजुकेशन दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। फार्मेसी मीटिंग भी की जाएगी लोगों की, पूरे फार्मेसी के स्टाफ की जो सीनियर लेवल पे हैं। नर्सिंग स्टाफ से भी इंटरेक्ट किया जाएगा। अब कहेंगे फार्मेसी में नर्सिंग स्टाफ, अरे भैया है रोल, वही तो दवाई को प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड करते हैं लोगों को, वही तो प्रसारित करते हैं कि लीजिए भैया ये आपको सुबह शाम तीनों टाइम खाना है, आईपीडी में, एनआईसीयू में, आईसीयू में, है ना। तो इनसे भी फार्मासिस्ट का अच्छा बनना जरूरी है, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न रहे, फार्मासिस्ट जो है, फार्मासिस्ट ये नर्स को समझा पाएँ कि देखिए दीदी भैया ऐसे नहीं, ऐसे करिए आप लोग दवाई से, तो फिर ज़्यादा बेहतर रिस्पांस मिलेगा, है ना। पब्लिक एजुकेशन, पब्लिकली लोगों को भी सिखाएंगे कि देखिए भैया दवाई को आप इस हिसाब से खाइए, आप खोल के रख मत दिया करिए, नहीं तो उसमें कंटामिनेशन हो जाता है, दवाई ख़राब हो जाती है। ये सब चीज़ें पब्लिक एजुकेशन भी हम समझाएंगे। रिसर्च में क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट से रिलेटेड हम डेवलपमेंट करेंगे और विकास करेंगे, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, बेटर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को रिसर्च करेंगे कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है हमें कि पूरे फार्मेसी का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। प्रोफेशनल्स प्रॉब्लम, काम करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं प्रत्येक स्टाफ वगैरह को। फार्मेसी मैनेजमेंट देखेंगे कि फार्मेसी में क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, और किस चीज़ की नहीं ज़रूरत है उसको हटा दीजिए, अनावश्यक है ना। साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, साइंटिफिकली क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं, चीज़ें हैं, दिक्कतें होती हैं देने में, तो उसको दवाई को फिर बैन करना है, हटाना है स्टोरेज से, भैया इसको हटाइए, इसको क्वारंटाइन करिए, है ना, अल्टर करिए। समझ पा रहे बात आप, तो ये सब चीज़ें फैक्ट है। क्वालिटी कंट्रोल, अब देखिए ये मैटर आता है, ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबल और ज़रूरी है, एसेंशियल है। क्वालिटी कंट्रोल की जो दवाइयाँ वगैरह सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से है कि नहीं है, कि जो एक पैमाना फिक्स है कि हाँ सब दवाइयाँ ऐसी होनी चाहिए, इसका अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए, इसका रख रखाव कैसा होना चाहिए, ये सब। तो रॉ मटेरियल, जो कच्ची मटेरियल्स हैं उनका जो है कैसे रख रखाव होना चाहिए, क्या इसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना, इसकी एक्सपायरी वगैरह चेक करना। फिनिश्ड प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग इन द फार्मेसी, कोई जो चीज़ें हैं जैसे स्टेराइल पैरेंट्रल प्रोडक्ट जो है उसका देखना, और जैसे सीरम मैंने बताया, ये ब्लड का भी अब फार्म में आता है, पाउडर फार्म में, तो उसको देखना कि वो जब बनाया गया है इन्फ्यूज़न करने के लिए तो वो प्रॉपर बना है या नहीं बना है। अब ऐसा नहीं हो कि उसको सॉल्युबलाइज किया गया या फिर जो भी है, जब एडमिनिस्ट्रेशन करने जाए तो थक्का जम जाए तो फिर आदमी मर जाएगा भैया, तो चेक करना अदर्स। तो ये सब ढेर सारे फैक्ट थे हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के, हॉस्पिटल फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशन के, है ना। तो ये आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ये पूरा लेआउट भी बना सकते हैं, है ना। चलिए ब्रदर, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, और कितने पेज बचे हैं मैं आपको बता दूं एक बार,
1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पेजेस हैं जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अब ख़त्म करना है फटाफट, तो देख लेते हैं। ओके, तो 10 से 15 मिनट और लगेंगे आपके और ये कवर हो जाएंगी चीज़ें। हाँ भैया, तो अब है लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, है ना। अब जगह की बात होगी कि हॉस्पिटल फार्मेसी होना कहाँ चाहिए आखिर हॉस्पिटल में। ऐसा ना हो कि पेशेंट को ये गाना पड़े, हरे 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 हम तो हारे, कैसे खोजते खोजते तो ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए पेशेंट के साथ दिक्कत। तो लोकेशन जो है प्रॉपर परफेक्ट कहाँ किस जगह पे होना चाहिए ये हमें करना पड़ेगा ना, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, इतना छोटा सा टॉपिक है। देखते हैं, द फार्मेसी शुड बी सिचुएटेड एट द ग्राउंड फ्लोर और द फर्स्ट फ्लोर टू ईजी इट्स प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस टू वेरियस डिपार्टमेंट एंड नर्सिंग स्टेशंस। जो फार्मेसी है ना, जो जहाँ पे फार्मेसी का सेंस होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे दवाई को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, बांटा जाता है लोगों को। बांटने का मतलब है पैसा लेके, चाहे फ्री में भी है, अलग अलग है भैया, है ना। चलिए, तो ऐसे जगह पे सिचुएटेड होना चाहिए, स्थित होना चाहिए, जैसे कि या तो ग्राउंड फ्लोर हो, मतलब निचला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जिसे हम लोग बोल देते हैं, या फिर उसी को फर्स्ट फ्लोर। टू ईजी इट्स प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज, ताकि आसान हो और पूरी अच्छे तरीके से एडुकेट, अच्छे तरीके से, उचित तरीके से सर्विस सेवा दे पाया जाए वेरियस डिपार्टमेंट को, जैसे कि नर्सिंग स्टेशंस को, ऑपरेशन थिएटर्स में, सब जगह पे दवाइयाँ अच्छे से पहुँच पाएँ, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि थर्ड फ्लोर पे कर दो और सेकेंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे आना रहता, तो भैया दिक्कत है ना। तो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाना थोड़ा सा आसान है चीज़ें, है ना, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स भी जाएंगे, कितना क्राउड एरिया हो जाएगा। अब सोचिए कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी ऐसे सिंपली, यहाँ पे फार्मेसी है, यहाँ पे दवाई आए, लोग यहाँ से ढेर सारे लोग खड़े हैं ऐसे, और ये दवाई यहाँ से लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ये है ना, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से दवाइयाँ लेके चले गए। अब सब व्यक्ति जो है थर्ड फ्लोर पे जाएंगे दवाई लेने, सोचिए कितना क्राउड और शोरगुल रहेगा हॉस्पिटल में। और आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में शोरगुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिक्कतें होती हैं, पेशेंट को चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें दिक्कतें होती हैं। समझ पा रहे बात, इसलिए फर्स्ट फ्लोर पे लोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट्स सुटेबल फॉर ऑल टाइप पेशेंट लाइक इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड एट द ग्राउंड फ्लोर अदर मैनी बेनिफिट्स लाइक वेटिंग एरिया आर एडुकेट फाउंड इन ग्राउंड फ्लोर। सो मेनली लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सुटेबल एट ग्राउंड फ्लोर। तो देखिए, क्योंकि ढेर सारे फ़ायदे हैं इसके, सुटेबल हैं, उपयुक्त हैं। सभी पेशेंट जैसे कि आईपीडी जो मतलब एडमिट रहते हैं पेशेंट्स, उनको भी दवाइयाँ अच्छे से दी जा सकती है। आउट पेशेंट ओपीडी जो आते हैं दवाई लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी दी जा सकती है। और भी ढेर सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि वेटिंग एरिया जब नीचे ज़्यादा रहता है, हाँ, अब ढेर सारे लोग को खड़े होने का, ये सब चीज़ें अच्छा तो नीचे ही रहेगा ना। अब थर्ड फ्लोर पे भैया कितना रेलिंग वगैरह लगाना पड़ेगा, ढेर सारे लोग हैं, पता चले कोई गिर उड़ गया, दिक्कत हो जाएगी ना। फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा बेटर रहता है वेटिंग करने के लिए। तो इसलिए सो मेनली लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सुटेबल एट द ग्राउंड फ्लोर, इसीलिए मुख्य रूप से जो लोकेशन है हॉस्पिटल फार्मेसी का वो ग्राउंड फ्लोर पे ही, निचले फ्लोर पे ही रखा जाता है। समझ गए बात। तो अब आता है आपका अगला टॉपिक, लेआउट। सॉरी, ये है आपका, हाँ, तो अब लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया है, तो अब आप लेआउट देखेंगे, है ना। तो लेआउट में अब ये देखिए, लेआउट एक टॉपिक है और उसके बाद स्टाफ रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि 3 टॉपिक बचा हुआ है। तो उसके बाद ये आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसको लाइक से सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा सा करवा दीजिए, कर दीजिए आप, जिससे हमें और इम्प्रूव करने में अच्छा रहेगा, है ना। तो ये प्रॉपर आप देखते रहिए। और इसका नोट्स जो है मैंने बता दिया कि आपको जैसे ही यूनिट कंप्लीट होता है, आप टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए हमें। चलिए, तो कवर करते हैं लेआउट। अब जो फार्मेसी की पूरा ये चल रहा है हॉस्पिटल फार्मेसी की कहानी, तो इसमें आखिर कैसे बहुत उपयुक्त तरीके से इसका बनावट किया जाए। आप देखते हैं एक घर जहाँ पे बस हमें रहना है, खाना है, और मतलब कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि जान पे बनाए चीज़ें, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, तो उसको बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। और जहाँ पे फार्मासिस्ट हैं, ढेर सारी दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, लोगों को ठीक किया जाएगा, तो उसको कितना अच्छे से ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। तो वही लेआउट यहाँ पर हमें समझना है कि कैसे फार्मेसी एक बनाना चाहिए। समझ पा रहे बात? ओके,
चलिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, द जनरल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मेसी शुड कंसीडर इट्स फंक्शनैलिटी। जो सामान्य एक डिज़ाइन है, बनावट है हॉस्पिटल फार्मेसी की, उसको इस तरीके से हम उसके काम के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे कि ए कंप्लीट यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी इंक्लूड द फॉलोइंग एरियाज। एक जो हॉस्पिटल फार्मेसी जिसमें पूरी अच्छे तरीके से सब व्यवस्थित बनाया गया हो, वो इस तरीके से होते हैं और उसमें ढेर सारी एरियाज़ होते हैं, जगह होते हैं। जैसे कि देखिए पहला लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ। जो चीफ फार्मासिस्ट है उसकी ऑफिस बनाई जाएगी, वो वहाँ से सब चीज़ें मॉनिटर करेंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो किसी भी पेशेंट्स को या फिर स्टाफ को, सब चीज़ें प्रॉपरली काम चलते रहे। गड़बड़ ना होने का मतलब है कि काम चलता रहे प्रॉपर ना, नहीं तो उनके ऊपर फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बैठे हैं हॉस्पिटल के, वो फिर आके उनको भैया पनिश्ड करेंगे, दिक्कत होगी। तो दूसरा चीज़ है बल्क कंपाउंड एरिया होना चाहिए जहाँ पे ढेर सारी दवाइयों को बनाया जा सके, इकट्ठा रखा जा सके। पैकेजिंग और लेबलिंग एरिया रहना चाहिए जहाँ पे पैकेजिंग और लेबलिंग की जा सके। नारकोटिक एरिया मतलब ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, जैसे ओपियाइड एनाल्जेसिक आती हैं, जब बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होता है तो दी जाती हैं, तो उसके लिए एक एरिया अलग से होना चाहिए, है ना, कि जिसको अब नॉर्मल दवाई देनी है उसको नारकोटिक दवाइयाँ ना दी जा सके। अगला है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई एरिया। आपको प्रॉपर्ली एक स्टेराइजेशन के लिए एक एरिया फिक्स होना चाहिए, है ना। रिसर्च के लिए एक एरिया होना चाहिए जहाँ पे दवाइयों वगैरह का थोड़ा सा लेबोरेटरी टाइप का हो, रिसर्च वगैरह की जा सके। लाइब्रेरी, आपको वहाँ पे लाइब्रेरी में बताया लाइब्रेरी भी होना चाहिए। दवाइयों से रिलेटेड जो है बुक्स होने चाहिए, डोजेज वगैरह, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, ये सब रखने चाहिए। आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग यूनिट, जो आउट पेशेंट यानी कि जो आते हैं डायग्नोसिस हुआ, कंसल्ट किए डॉक्टर और दवाई लेके चले जाते हैं, उनके लिए एक अलग डिस्पेंसिंग यूनिट होना चाहिए ताकि वो उनको लेट ना हो, क्योंकि हॉस्पिटल में मेन मैटर है भीड़ ना हो, ये ध्यान रखना जरूरी है। 9th है अल्कोहल एंड वोलाटाइल लिक्विड एरिया। ये सब एरियाज़ भी फिक्स होने चाहिए अलग से। अब अल्कोहल का कहेंगे अल्कोहल बटेगा क्या? नहीं भैया, बहुत सी दवाइयों में प्रिपरेशन के लिए, प्रिजर्वेटिव के लिए अल्कोहल मिलाया जाता है। ओके। 10वां है आइसोटॉप्स स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग एरिया। आइसोटॉप का सेंस ये होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो रेडियो एक्टिव होती हैं, जैसे जिसमें से रेज निकलती हैं, किरणें जो नुकसानदायक होती हैं, जैसे कि टेक्नेटियम, हाँ अब दिख रहा है, ओके, टेक्नेटियम 99M, ये एक कैंसर को ठीक करने वाली दवाई है जो आइसोटॉप स्टोरेज है, तो ये अलग से रखी जाएगी ना भैया। ये स्पेशल कंडीशन के लिए, स्पेशल डिजीज़ के लिए है जो डेंजरस है बहुत, तो उसको थोड़ा सा अलग एरिया बनाना पड़ता है रखने के लिए दवाई, ताकि दिक्कत ना हो कोई। डिस्पेंसिंग एरिया, ये सब चीज़ें हैं। फिर इसी में 11th लिखा है कोल्ड स्टोरेज एरिया, जहाँ पे कम टेम्परेचर पे दवाइयों को रखना है, तो ऐसा भी एक एरिया होना चाहिए ताकि वहाँ पे प्रॉपर्ली स्टोर किया जा सके। 12th है फार्मेसी स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पे ड्रग्स जो है, मेडिसिन जो है इकट्ठा प्रॉपर रखा जा सके। 13 है वेटिंग रूम एक्सेट्रा। वेटिंग रूम आपको पता है कि भैया थोड़ा सा जब प्रेस्क्रिप्शन आएगा उसके बाद दवाई निकाली जाएगी, तो ये सब थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो वेटिंग एरिया भी होना ज़रूरी है। अब उसका लेआउट है यहाँ पे प्रॉपरली कि कैसे एक पूरे लोकेशन पे बनावट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 50 बाई 50 का एरिया है, 50 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा, एक स्क्वायर शेप में है ना। ऐसे देख लेते हैं यहीं पे कहीं पे हम, ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पे पेज खाली है, देखते हैं। जैसे कि ये 50 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा एक लोकेशन है, जगह है जिसमें हमें फार्मेसी को लोकेटेड करना है, तो इसी में लेआउट बनाएंगे। लेआउट मतलब कहाँ क्या कौन सी बनावट होनी चाहिए, कौन सी एरिया रहना चाहिए प्रॉपरली वर्क के लिए, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है ना। तो इसको समझ लेंगे, और एक छोटा सा मैं सिंपल भी लेआउट अभी बता दूंगा आपको, ये समझ लेंगे, उसके बाद लेआउट सिंपल वाला भी हम समझ लेते हैं प्रॉपरली। और हाँ, एक थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, हो रही हो थोड़ी सी, मैं तेज़ बोला हूँ स्पीड में, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लॉन्ग नहीं करना चाहता ना, आपके लिए बर्डन हो जाता है कि ओ भैया कितना बड़ा कितना लंबा वीडियोज़ है, दिक्कत होती है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। चलिए कोई ना, आपको अगर दिक्कत होगी तो यूट्यूब का तो एक ये भी फीचर है भैया कि आप स्पीड को कम करके देख सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, लिखा है इसमें लेआउट में अलग अलग, जैसे ये एक पूरा पोर्शन बना, एक एरिया बांट दिए, दूसरा एरिया, और बीच में पूरा गैलरी छोड़ दिए हैं आपने, आने जाने के लिए पूरा जगह तो होना चाहिए ना। तो एक देखिए फ्रंट पोर्शन पे ये बना हुआ है जहाँ पे ये जनरल ऑफिस है प्रॉपरली, और इसके साइड साइड में ये चीज़ें काउंटर है जहाँ पे रिसीव वगैरह करेंगे लोग। मीटिंग रूम है ये अलग से, ये तो है ना, बनाई जाएगी, जो
मीटिंग वगैरह, स्टाफ को ट्रेनिंग या मीटिंग करने के लिए कि देखिए कैसे काम करना है। फार्मासिस्ट रूम, फार्मासिस्ट के रूम में रहेंगे यहाँ पे कि प्रॉपर्ली डिस्पेंसिंग करवाने में या फिर देखने में मदद करेंगे। रिकॉर्ड रूम, जहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाएगा। स्टेशनरी रूम, वही पढ़ने होने के लिए, लाइब्रेरी, है ना। फिर यहाँ पे आता है साइड में ही देखिए सर्जिकल बल्क स्टोर है, ढेर सारी जो ऑपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे दवाइयाँ रखी जाएंगी या फिर इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे बड़े अमाउंट में। सर्जिकल स्टोर मैंने क्योंकि बताया ना अभी, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एक रिस्पॉन्सिबल फंक्शन ये भी होता है फार्मासिस्ट का या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी की कि वो प्रॉपरली डिमांड को मेंटेन करके रखे, डिमांड को पूरा करे, है ना। तो वही सर्जिकल बल्क स्टोर, सर्जिकल स्टोर, ये कम मात्रा में दवाइयाँ जहाँ, है ना। तो ये चीज़ें हैं सर्जिकल स्टोर। फिर बॉटल कंटेनर रूम, यहाँ पे बॉटल और कंटेनर्स रखे जाएंगे ताकि जो बड़े अमाउंट में ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी लिक्विड है या कोई ड्रग है तो उसके छोटे छोटे अमाउंट में ज़रूरत अनुसार हम पावर करके उड़े लेके यूज कर पाएँ, ठीक है ना। और इसी में देखिए यहाँ लास्ट पोर्शन पे बना है इंट्रावेनस सोल्यूशन और हीमोडायलिसिस स्टोर। यहाँ पे इंट्रावेनस यानी कि इंजेक्शन वगैरह रखे जाएंगे और हीमोडायलिसिस स्टोर जो जब किडनी ख़राब हो जाती है, ब्लड को प्रॉपरली नहीं फिल्टर कर पाती है, टॉक्सिसिटी होने लगती है, तो ब्लड वगैरह, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, ये सब चीज़ें रखनी है तो वो सब रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो पूरा गैलरी है। और ये जो ऐसे ये बना हुआ है ना, ये लाइनिंग, ये डोर है आने जाने के लिए प्रॉपरली, है ना। तो ये गैलरी है आपको। यहाँ पे इस साइड भी फिर देख लेंगे चीज़ें कितना, इस साइड पे, इस पोर्शन पे क्या क्या चीज़ें लोकेटेड होनी चाहिए। एक ये देखिए क्राइटेरिया सेटेड है, कुछ कम चीज़ें भी होती हैं, बहुत से हमने एरिया देखे हैं, हॉस्पिटल्स देखे हैं, तो ये क्राइटेरिया सेट किया गया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। देखिए इस पोर्शन में है लोडिंग या अनलोडिंग एरिया, जहाँ पे दवाइयों को लोड किया जाएगा कि भैया ये ले जाना है, ये दिक्कत है, ये प्रोडक्ट सही नहीं है, चाहे जो भी है टेस्टिंग में, है ना। और अनलोडिंग एरिया मतलब बाहर से कोई चीज़ आई तो उसको अनलोडेड करना, यानी कि रिसीव कर लेना। सॉर्टिंग एरिया का मतलब होता है कि अनलेबल्ड कर देना, है ना, अनपैकिंग, ओके। फिर यहाँ पे है देखिए ट्रांजिट या होल्डिंग एरिया, जो चीज़ें आई हैं उसको थोड़े से दिन के लिए होल्ड करके रखना कि हाँ देखना है, अभी क्वालिटी कंट्रोल इसका चेक करना है, सब चीज़ें प्रॉपर। फिर इस साइड में देखिए इतने ढेर सारे बनाए गए हैं। डीडी रूम, डेंजरस ड्रग का मतलब है जिससे दिक्कत हो जाए, कोई गलती से भी ले ले तो अगर पता चले दिक्कत हो जाए, है ना। जैसे कैंसर वगैरह की सब है भाई, इफ़ेक्टिव है होती हैं जो चीज़ें बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा सा नुकसानदायक भी होती हैं शरीर को, तो जिसको ज़रूरत है वही देंगे। अब इसमें डीडी रूम में हो सकता है यहाँ पे वो भी रखा जाए, अरे क्या बोलते हैं, वेनम, किसमें यूज़ होता है भैया, स्नेक बाइट वगैरह में, है ना। ये सब पॉइजनस एंटीडोट वगैरह ये सब चीज़ें रखे जाए। डेंजरस ड्रग, कोल्ड रूम, जहाँ पे दवाइयाँ जिसके टेम्परेचर मेंटेन करना है किसी हिसाब से वो रखा जाए। नॉन कॉन्फ्रेंस रूम, स्टोर या फिर रूम, इसमें क्या है जो वो फार्माकोविजिलेंस वाला सीन होता है वो है टेस्टिंग वगैरह करना, यहाँ पे डाटा उठा रखना। कोरेसिव सब्सटेंस ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे फिनाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो हमारे सेल्स वगैरह को नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो उसको इस स्टोर में रखना ताकि प्रॉपर यहाँ से बस ले आके यूज की जा सके, फिनाल वगैरह ये सब चीज़ें। फॉर्कलिफ्ट स्टैकर्स या फिर स्टैकर्स पार्किंग, आपने एक यहीं पे मैं इमेज ऐड कर दूंगा, आप देख पा रहे होंगे चीज़ें। जो एक मेडिसिन चाहे ऐसी छोटी छोटी ट्रॉली नुमा होता है, जेसीबी नुमा ऐसे आगे की तरफ निकला होता है, वो लोडिंग वगैरह करता है, तो वो पार्किंग के लिए, ताकि लोडिंग अनलोडिंग पहुंचाने के लिए। अब ढेर सारे लोग थोड़ी भीड़ में रखे जाएंगे, दिक्कतें हो सकती हैं। पब्लिक टॉयलेट, जो लोग भाई आएंगे बाहर तो उनको टॉयलेट वगैरह का भी सुविधा होना चाहिए ना, है ना। डिस्पोजल रूम, यहाँ पे जो वेस्टेज निकलेंगे उनको रखा जाएगा, बॉटल्स, कंटेनर, ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ड्रग स्टोर है, इधर सर्जिकल स्टोर्स थे, यहाँ पे ड्रग स्टोर्स हैं। साइटोटॉक्सिक रूम, जो कैंसरस दवाइयाँ होती हैं, कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयाँ होती हैं, वो यहाँ पे रखे जाएंगे। ड्रग बल्क स्टोर, एक छोटा स्टोर रहेगा, एक बड़ा स्टोर रहेगा, है ना। उसके बाद है नीचे और स्टाफ, अब यहाँ पे मेनली स्टाफ से संबंधित बात होगी। देखिए यहाँ पे है स्टाफ रेस्ट रूम, यूटिलिटी रूम, स्टाफ रेस्ट रूम, जहाँ पे फार्मेसी के स्टाफ जो है रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। वैसा तो है नहीं 24 घंटा वो काम करते ही रहेंगे भाई, वो भी इंसान है। यूटिलिटी रूम, जहाँ पे ज़रूरत की सामान जैसे खाना पीना ये सब रखी जाती है। प्रेयर फीमेल, प्रेयर मेल, जो भी भाई जानते हैं आप, इमोशनल डैमेजिंग ये सब चीज़ें होता है, दिक्कतें जब बीमार रहते हैं व्यक्ति, तो यहाँ पे प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए भगवान से भाई कि प्लीज़ जो भी चीज़ें ठीक कर दीजिए, है ना। ये सब चीज़ें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रखा जाता है भाई, क्योंकि भीड़ है तो भाई अलग अलग रखना पड़ेगा ना, थोड़ी सी दिक्कत ना हो लोगों को।
पैकिंग एरिया, यहाँ पे पैकिंग वगैरह की जाती है। इशूइंग एरिया, जहाँ पे इशूज़ किए जाते हैं कि ठीक है भैया सब चीज़ें ठीक है आप ले जाइए वगैरह वगैरह, है ना, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए चेंज रूम है, मेल और फीमेल के अलग अलग रूम, जैसे जो स्टाफ हैं मेनली तो उनको भाई शिफ्टिंग कर रहे हैं तो वो हो सकता है गर्मी है चाहे ठंडी है, उस हिसाब से वो चेंज रूम वगैरह अपना करते हैं प्रॉपरली। चाहे बाहर से आए बाइक चला के तो धूल वगैरह लगी हुई है, हाइजीनिक नहीं होता है, तो उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पे अपने वो उनका क्लॉथ अलग अलग रखा रहता है, या फिर ड्रेसअप होने के लिए। फीमेल टॉयलेट और मेल टॉयलेट ये अलग अलग होते हैं प्रॉपर। और यहाँ पे लास्ट में एक होता है वेटिंग ट्रॉली पार्किंग एरिया, वेटिंग करने के लिए या फिर ट्रॉली वगैरह पार्क करने के लिए, जो दवाई वगैरह इन सब चीज़ों के लिए है, ठीक है ना। तो ये पूरा लेआउट है, लेकिन इसको सिंपली अगर बनाना है तो आप जनरली एक फार्मेसी में क्या क्या होना चाहिए आपको पता है जनरल रूप से, तो आप एक गैलरी बनाइए, है ना। अगर लेआउट आता है तो आप इसको यहाँ पे सेपरेट कर दीजिए प्रॉपर ऐसे, है ना, और बना दीजिए कि देखिए भैया ये चीज़ें होनी चाहिए। समझ पा रहे बात। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कर देना है आपको। एक ऑफिस बना दीजिए, ऑफिस ये इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्पेंसिंग यूनिट, इसमें अलग अलग बांट दीजिए, डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा। यहीं पे बगल में ड्रग स्टोर बना दीजिए आप, ड्रग स्टोर, सर्जिकल स्टोर, समझ पा रहे बात आप, ऐसे प्रॉपरली। यहीं पे आप एक कॉर्नर में ऑफिस के बगल में यहाँ पे ऐसे बना दीजिए वेटिंग हॉल बना दीजिए, वेटिंग हॉल, है ना। ऑफिस में ही प्रॉपर एक कोने पे आप मीटिंग हॉल दिखा दीजिए, यहाँ पे मीटिंग हॉल, समझ पा रहे बात, ऐसे चीज़ें हैं। इस साइड में पब्लिक टॉयलेट बना दीजिए, पब्लिक टॉयलेट पार्किंग ये सब चीज़ें, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट ये सब चीज़ें हो गई। अब इस साइड में पूरा आप बना दीजिए डिस्पोजल रूम, या फिर आप जहाँ पे स्टोर है उसी के बगल में भी बना सकते हैं, है ना, ये चीज़ें हैं। साइटोटॉक्सिक रूम ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग ऐसे बस लिख डालिए प्रॉपरली, सब चीज़ें हो जाएंगी आपकी, समझ गए बात। तो ये एक लेआउट है प्रॉपरली। तो अब बच्चा है भैया दो चीज़ें वो ख़त्म कर लेते हैं हम। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, यहीं पे अगर थोड़ी सी बात कर लें हम लोग कि लेआउट जो बन रहा है उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग क्या होगी, तो ये ज़रूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन हमने लिख दिया है, थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। देखिए क्या है इसमें स्ट्रक्चरली बनावट क्या क्या होनी चाहिए, तो हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे दीवार कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए एकदम फिनिशिंग। फ्लोर जो है छत वगैरह ये सब चीज़ें, फ्लोर फर्श जो है वो प्रॉपर फिनिश्ड होना चाहिए, सीलन वगैरह नहीं आना चाहिए। सीलिंग जो छत का एक अपर पोर्शन होता है जिस पे हम खड़े हो पाते हैं, और एक नीचे वाला पोर्शन होता है जहाँ पे पंखा लगता है, सीलिंग फैन आपने सुना होगा, वो प्रॉपरली एकदम बना होना चाहिए, लाइट वगैरह सेटेड होना चाहिए, ये सब चीज़ें। रूफ छत जो है ऊपर का वो कैसा होना चाहिए, डोर दरवाजे जो है ऐसे बनाने चाहिए कि जो ईजिली आने जाने में एग्जिट और इंट्रेंस के लिए अच्छा हो। विंडो ये प्रॉपर पैक्ड होने चाहिए, अनवांटेड पॉल्यूटेड एयर नहीं आने चाहिए अंदर, ठीक है ना। रिसीविंग एरिया आपको बनाने हैं ताकि अच्छे से यहाँ पे दिस एरिया आर वेरी नेसेसरी इन अ हॉस्पिटल फार्मेसी, इन इट मैनी एरिया आर इंक्लूडेड, ये सब एरिया इंक्लूड होते हैं, जैसे कि लोडिंग एरिया है, अनलोडिंग एरिया, रिसीविंग काउंटर है, सॉर्टिंग या अनपैकिंग, देखिए मैंने बताया था ना, चीज़ों को अनपैक्ड करना जो बाहर से प्रोडक्ट आए हैं। डिस्पोजल रूम है ना, ये सब चीज़ें अलग अलग रिसीविंग एरिया में होनी चाहिए। ऐसे स्टोरेज एरिया है, स्टोरेज के लिए अलग अलग एरियाज, अभी हमने जो लेआउट पढ़ा वही बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है ब्रदर, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रॉपरली। और आप ये बहुत जनरल सी टॉपिक्स हैं, कॉमन सी आप समझ सकते हैं, स्टोरेज एरिया है ना, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने वही लेआउट में समझाया, यही फिर वही दोहराऊँ तो टाइम बेमतलब का वेस्ट होता है ना। स्टोर विद स्पेशल रिक्वायरमेंट दे आर एज फॉलो, इनफ्लेमेबल स्टोर, मेडिकल गैस स्टोर, क्वारंटाइंड आइटम स्टोर, ये सब अलग अलग स्टोरेज एरियाज होते हैं जो बनाई जानी चाहिए प्रॉपरली। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनफ्लेमेबल स्टोर आर स्टोर इन विच द प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड विच आर इनफ्लेमेबल नेचर, है ना, ये चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, फार्मासिस्ट का एरिया रहेगा, फार्मेसिस्ट वर्क स्टेशन रहेगा, मीटिंग डिस्कशन रूम रहेगा, डॉक्यूमेंट रूम रहेगा प्रॉपरली। बहुत ज़रूरी ये है ताकि सब चीज़ें मॉनिटर की जा सके, जानी जा सके। लिखा है ना, हॉस्पिटल फार्मेसी एरिया आर मॉनिटर्ड, यहीं से सब मॉनिटर होता है। अब देखिए एक लास्ट होता है
एंसिलरी एरिया या फिर ऑक्सिलरी या फिर एसेसरीज एरिया, ये सहायक एरियाज होते हैं, जैसे कि पर्सनल स्टाफ रेस्ट रूम ये रहना जरूरी है भाई, वॉशरूम होना जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं पब्लिक एरिया में जाए बेचारे 1-1 घंटे खड़े ही रह जाऊँ वहीं पे, तो फिर यहाँ काम कौन करेगा। हाउस कीपिंग या यूटिलिटी रूम जहाँ पे खाने पीने की सामान ये सब चीज़ें हों, सिक्योरिटी या फिर गार्ड पोस्ट ये भी होने जरूरी हैं। तो ये थे आपके लेआउट, लोकेशन लेआउट, यहाँ पे प्रॉपर उसका लेआउट बनाया गया था और सिंपली भी मैंने बताया आपको, तो ये चीज़ें प्रॉपरली हो गई। अब यहीं पे आता है स्टाफ रिक्वायरमेंट और फंक्शन, 2 टॉपिक मस्त आपके बचे हुए हैं, लास्ट एकदम कंप्लीटेड दीज चैप्टर्स। चलिए भैया देखते हैं स्टाफ रिक्वायरमेंट में क्या सीन है, स्टाफ लोगों की क्या कौन कौन से ऐसे पद हैं जहाँ पे स्टाफ हमें कितने लोगों को रखना पड़ता है, क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी बात होगी अब स्टाफ रिक्वायरमेंट में। आखिर फार्मेसी को अच्छे से चलाना तो पड़ेगा ना भैया। तो देखिए लिखा क्या है, द नंबर ऑफ फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी स्टाफ मेंबर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितने स्टाफ होने चाहिए। जैसे कि नंबर ऑफ बेड इन हॉस्पिटल, कितनी बड़ी हॉस्पिटल है। जैसे अभी जस्ट हमने इसके पहले हॉस्पिटल वाला वीडियो कवर किया, हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे हम देखते थे 100 बेड रहता था, 100 से 300 बेड, 300 से 500 तक, ये अलग अलग थे ना संख्या। तो उस हिसाब से हमें फार्मासिस्ट भी रखने पड़ेंगे ताकि वो सप्लाई वगैरह देख पाएँ, कहाँ पे कौन सी दवाई कम पड़ रही है या फिर ज़्यादा है, ये सब चीज़ें देख पाएँ, मैनेज कर पाएँ, है ना। तो सर्विस आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट, यहाँ पे देखना है कि कौन बाहरी पेशेंट और इन पेशेंट के कितनी जनसंख्या आ रही है, पॉपुलेशन है पेशेंट की, तो उस हिसाब से फार्मासिस्ट रखना पड़ेगा। इन फार्मेसी इन्वॉल्व द मैन्युफैक्चरिंग ड्रग फार्मुलेशन, फार्मेसी में कितनी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं या फिर फार्मुलेशन की जा सकती है या फिर की जा रही है रॉ मटेरियल का, उस हिसाब से रखना पड़ेगा। वेदर द फार्मेसी, या फिर चाहे फार्मेसी में कितनी स्टॉकिंग हो रही है, डिस्पेंसिंग हो रही है, सर्जिकल और लेबोरेटरी सप्लाईज कितनी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट सेटेड की गई है फार्मेसी में, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज, उस हिसाब से हमें फार्मासिस्ट या फिर स्टाफ्स रखने पड़ेंगे। समझिए बात, है ना। अब जैसी बनावट रहेगी, जितनी बड़ी जनसंख्या रहेगी उतना काम रहेगा, तो उस हिसाब से स्टाफ तो रखना पड़ेगा ना भैया। ओके। तो देखिए इसमें आगे फिर इसको प्रॉपर्ली बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ए हॉस्पिटल फार्मेसी शुड अपॉइंट द फॉलोइंग स्टाफ पर्सनल, इसमें इतने निम्नलिखित जो स्टाफ्स होने चाहिए। जैसे कि देखिए लिखा है पहला पॉइंट, 1 मेंबर एज अ चीफ फार्मासिस्ट और डायरेक्टर, एक जो व्यक्ति होना चाहिए वो एक चीफ होना चाहिए, मुख्य रूप से एक डायरेक्टर होना चाहिए प्रॉपर्ली, जो सबको गवर्न करे फार्मेसी में। तो उसका क्लासिफिकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर होना चाहिए फार्मेसी में, रिफरेबल फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल फार्मेसी में। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे एमफार्म वगैरह होना चाहिए वो, है ना, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखता है एटलीस्ट, जी, तो चीफ फार्मासिस्ट का ये होना चाहिए सिस्टम। फिर एटलीस्ट 4 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन स्मॉलर हॉस्पिटल, approx ratio that 1 pharmacist handle 60 patient include both inpatient and outpatient। जी, तो एक रेशियो है इस हिसाब से कि छोटे हॉस्पिटल में लगभग 60 पेशेंट पे एक जो है फार्मासिस्ट होना चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से जैसे इन पेशेंट और आउट पेशेंट के हिसाब से, तो ये 4 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट लिखा है सुफिशियंट नंबर ऑफ असिस्टेंट, अटेंडेंट एंड सुपर, असिस्टेंट होने चाहिए, अटेंडेंट होने चाहिए जो अटेंड करे, लोगों को बताए समझाए ये चीज़ें, सुपर पोछा ओछा लगाने वाले, ये सब भी लोग होने चाहिए। फिर है फार्मासिस्ट कम क्लर्क, क्लर्क डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल साइज, किस हिसाब से हॉस्पिटल का साइज उस हिसाब से क्लर्क भी रहने चाहिए, 1-2 जो पूरा डाटा वाटा मेंटेन करें, है ना। फिर है 5वां पॉइंट, आल्सो शुड हैव मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट एंड एनालिटिकल केमिस्ट सपोर्टेड बाय एडिशनल असिस्टेंट फार्मासिस्ट। यहाँ पे देखिए केमिस्ट भी होनी चाहिए, एनालिटिकल जो जांच उच करे दवाइयों का, ये सब चीज़ें ध्यान दें, कितनी दवाइयाँ होनी चाहिए, क्या कैसे है, तो वो भी होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 6ठा पॉइंट लिखा है फॉर 50 बेडेड 100 बेड 20 बेड 100 बेड 200 बेड 300 बेड 500 बेडेड हॉस्पिटल्स। देखिए अब इसी का रेशियो बनाया गया है, जैसे 50 है तो 3, है ना, 100 है तो 5, 200 है तो 8, 300 है तो 10, 500 है तो 15, इतने जो है फार्मासिस्ट होने चाहिए बेड के हिसाब से। इन बिग हॉस्पिटल्स 1 फार्मासिस्ट इज़ रिकमेंडेड फॉर 133 पेशेंट्स, 133 पेशेंट पे एक रेशियो बनाया जाता है ना, कि जैसे आप देखते होंगे जगह जगह पे रिपोर्टिंग करते हैं लोग कि
इतनी पोस्टेज खाली हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो उस हिसाब से ये बताया गया है। क्वालिफिकेशन है चीफ फार्मासिस्ट के, वही पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए फार्माकोलॉजी फार्मेसी में। मैन्युफैक्चरिंग जो केमिस्ट हैं उनका जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, जैसे B.Pharm जो है हम लोग हैं, और 18 मंथ जो है कम से कम ट्रेनिंग किए हैं वो इंटर्नशिप वगैरह ये सब चीज़ें। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो जांच वगैरह करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, M.Pharm होने चाहिए कम से कम। चौथा पॉइंट है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम क्लर्क, इनकी जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी कम से कम होनी चाहिए फार्मेसी स्टेट काउंसिल से, जैसे कि हम लोगों का है लखनऊ से हम लोगों का है ना। PCI तो पूरे इंडिया को गवर्न करती है। ओके, अब देखिए आता है फंक्शन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन और लास्ट टॉपिक ये, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। चलिए ये भी धीरे धीरे वीडियो लेक्चर 1 घंटे का पहुँच गया, लेकिन क्या करेंगे आप, ढेर सारे टॉपिक्स हैं और एक्सप्लेनेशन करने में हो जाती हैं चीज़ें, है ना। देखिए क्या है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर इंगेज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है ये पूरी चीज़ों को मैनेज करके इंगेज करके रखते हैं पब्लिक सेक्टर में। दे आर स्किल्ड इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड डिस्पेंस प्रेस्क्रिप्शन, परचेज, मैन्युफैक्चर्स, परफॉर्म क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। ये पूरे कौशल मतलब एकदम योग्य होते हैं, इन्होंने प्रॉपरली दवाई से संबंधित प्रैक्टिस किया हुआ है, प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ना, उसको समझना, परचेजिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, दवाइयों का परफॉर्म करना, ये सब चीज़ें उन्होंने सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका जो है क्या जिम्मेदारी फंक्शन इस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट वेरी इन द डिपार्टमेंट्स डिस्कस्ड आर, ये अलग अलग हो सकता है, जैसे कि इन पेशेंट जो भर्ती हैं पेशेंट्स उनके लिए अलग एडमिट जो किए गए हैं, और आउट पेशेंट के लिए अलग यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा है जो ये टॉपिक और ख़त्म करते हैं इसको जी। तो इसमें है डिस्पेंसिंग एरिया। देखिए इन पेशेंट में क्या चीज़ें हैं भैया, फार्मासिस्ट का रोल, ही एंड सी फॉलो द पॉलिसी वर्किंग और इनसिक्योर्ड इट, जो है प्रॉपर प्लस पॉलिसी जो है नियम वगैरह है उसको फॉलो करें, ठीक है, फॉलो करें या करवाएं। एक्यूरेसी और प्रॉपर मेंटेन्ड व्हेन डोजेस प्रिपेयर्ड, अच्छे से शुद्धता होनी चाहिए डोज जो प्रिपेयर की जा रही है इन पेशेंट को। भाई सीरियस है, वैसे ही आप डोज ऊपर नीचे दे दोगे वो बेचारा डेथ कर जाएगा, है ना, ये चीज़ें दिक्कत है या फिर ठीक नहीं होगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ड्रग सप्लाइड रिटर्न बिल्स, प्रॉपर रिकॉर्ड जो मेंटेन करना है, सप्लाई कितनी हुई मतलब दवाई कितनी दी गई और रिटर्न वापस भी कितनी हुई, क्या चीज़ें हैं कैसे है ना। स्टोरेज, दवाइयों का स्टोरेज डिस्पेंसिंग एरिया में अच्छे से होने चाहिए, और कोऑर्डिनेशन, अच्छे से समन्वय बना के सबसे काम करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट लिखा है मेनली इन पेशेंट डिपार्टमेंट में ही है ये, देखिए IPD में एक डिस्पेंसिंग एरिया था और डायरेक्ट पेशेंट केयर है, यानी कि डायरेक्टली जो है पेशेंट से आप मिलकर कैसे क्या चीज़ें हैंडल करेंगे। ही एंड सी यानी कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष फार्मासिस्ट कोई भी, तो वो डिस्कस करेंगे पेशेंट से, मेडिकेशन हिस्ट्री वगैरह पूछेंगे उनसे कि कितने दिन से दवाई खा रहे हैं और उनको देंगे दवाइयों का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग विच ड्रग आर पार्ट इन द हॉस्पिटल बाई पेशेंट्स, अब हॉस्पिटल्स में कितनी दवाइयाँ कौन सी खरीदी गई कौन सी बेची गई, ये सब चीज़ें पहचान रखेंगे। ऐसा नहीं है पेशेंट दूसरी दवाइयाँ खाने लगे और पता चले रिस्पांस ना मिले। जनरिक और पेटेंट ये सब दवाइयाँ होती हैं ना भैया। आल्सो डूइंग पेशेंट काउंसलिंग भी करेंगे। ही सी गेट इन्वॉल्व इन द इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में भी वो हेल्प करेंगे लोगों को IPD में। फिर है पेशेंट केयर एरियाज़, पेशेंट केयर एरियाज़ में भी क्या करेंगे। ही सी कंसल्ट नर्सेज एंड मेडिकल स्टाफ्स फॉर मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, नर्सेज से मिलके जो है वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम को बताएंगे कि देखिए ऐसी दवाइयाँ खिलाएंगे आप खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कितनी कम मात्रा डोज देनी है या फिर ज़्यादा मात्रा, ये सब प्रॉपर समझाएंगे। ही सी एक्ट एज अ सुपरविजन रीचेक द प्रिस्क्रिप्शन फॉर देयर करेक्ट एंट्री इन द यूनिट डोज सिस्टम, वो प्रॉपरली रीचेक वगैरह भी करेंगे कि जो प्रेस्क्रिप्शन है बीमारी के हिसाब से वही है ना कि नहीं है, थोड़ी सी कभी कभी गलती हो जाती है तो वो ठीक नहीं होंगे फिर। तो यहाँ पे है आउट पेशेंट फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बाहरी लोग जो दवाई लेके जाते हैं आते हैं उनको क्या क्या ध्यान देने वाली योग्य बात है, तो फार्मासिस्ट के ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में रोल। तो यहाँ पे भी सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया जहाँ पे दवाइयों को इकट्ठा करके दी जाती है, तो फार्मासिस्ट जो है इंश्योर करेंगे कि करेक्ट कंपाउंडिंग टेक्निक से ये सब अच्छे से हो पाए, कंपाउंडिंग कर पाएँ मेडिसिन की। वो प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रॉपरली दवाई देंगे और फाइल बना के उसको रखेंगे भी रिकॉर्ड के लिए कि दिक्कत ना हो बाद में, कभी कभी पेशेंट के पास से खो जाती हैं प्रिस्क्रिप्शन। ही सी मेंटेन द एडिक्वेट रिकॉर्ड बिलिंग फॉर द पेशेंट मेडिकेशन पर्टिकुलर, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड बिलिंग वगैरह ये सब करके देंगे ताकि पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, उसमें सब चीज़ें पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, सब चीज़ें समझ आएँ। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामान्य को कोई चीज़ें जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं फार्मासिस्ट के। ही सी अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट द कंप्लीट फार्मास्यूटिकल नीड ऑफ द आउटडोर सर्विसेज एरिया, ये पूरी चीज़ें बना के रखते हैं आउटडोर फार्मास्यूटिकल, जो भी दवाइयाँ ववाइयाँ की ज़रूरत है ये सब बना के रखते हैं पूरे हॉस्पिटल्स में ताकि कोई दिक्कत ना हो जनरली। ही सी मेक श्योर दैट ऑल द ड्रग आर पुअरली
प्रॉपरली मैनेज, ये सभी दवाइयों को उचित तरीके से डिमांड वगैरह बताया था ना कि डिमांड पूरी अच्छे से पूरी करनी है पूरी हॉस्पिटल में। ही सी आल्सो मॉनिटर द एजुकेशन पोर्शन लाइक ट्रेनिंग एंड फार्मासिस्ट इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप वगैरह अभी हमने तो किया हम लोगों ने ना 4th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में, तो ये सब मेंटेन जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है फार्मासिस्ट की। तो भैया आपने ये पूरे टॉपिक्स कवर कर लिए जो कि है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए अपने चैनल को पीसी फार्मा को, और पढ़ते रहिए हमारे साथ, बने रहिए ऐसे ही। और हम जल्द ही फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं जो कि होगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर। तो ये पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ क्लासमेट के साथ शेयर करिए, है ना। तो चलिए, लव यू टू ऑल, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए ढेर सारा, और फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग वीडियो के साथ, ईजी एक्सप्रेशन के साथ। बाय बाय।